सिंगला जी, एसएमसी के मेंबर हमारे नरेश जी, दलेर सिंह जी, चावला जी, व विशेष स्नेह और आशीर्वाद के पात्र प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले लगभग 1 मास से पठनवर्धन कार्यक्रम का आयोजन अपने विद्यालय के अंदर कर रहे हैं। वैसे तो वर्ष भर हमारे विद्यालय के अंदर लाइब्रेरी की गतिविधियां चलती रहती है, गजेट और उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल हमारी बुक्स होती हैं वो सभी किताबें यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से पूरे देश के अंदर जो ये पठनवर्धन मास है वो मनाया जा रहा है और ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जिस विद्यालय में ये गतिविधि नहीं की जा रही है। उसके साथ साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज जो बच्चों से करवाई जा सकती हैं वो एक्टिविटी भी यहाँ पर बच्चों को करवाई गई और उसके साथ साथ बच्चों को जो बेहतरीन जिन्होंने किया था उनके लिए भी यहाँ पर पुरस्कार के लिए विभाग की तरफ से व्यवस्था की गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 6 से 8 और 9 से 12 कक्षा के बच्चों के लिए 8 प्रतियोगिताएं थी, जिसमें बच्चे कहानी सुना सकते थे, जिसमें बच्चे अखबार के अंदर से खबरें निकाल करके और न्यूज़पेपर क्लिप तैयार कर सकते थे, जिसका डिस्प्ले आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। उसके साथ साथ कोई चित्र दिखा करके बच्चों की, मैं समझता हूँ कि जो उनके अंदर योग्यता है उसको बाहर निकालने के लिए, उनकी नोटिंग को बढ़िया करने के लिए कोई चित्र दिखा करके उस चित्र के ऊपर उसके क्या भाव हो सकते हैं और उस चित्र को लिपिबद्ध करने के लिए भी यहाँ पर एक प्रतियोगिता करवाई गई। गीत प्रतियोगिता भी की गई, बच्चों ने गीत भी गाए, महापुरुषों की जीवनियों के ऊपर चर्चा भी की गई, रंगोली भी बच्चों ने बनाई। उसके साथ साथ बच्चों ने न्यूज़पेपर जो हर दिन हम लोग पढ़ते हैं, उस न्यूज़पेपर के अंदर जो खबरें छपती है, एक रिपोर्टर जो खबर लिख करके वो न्यूज़पेपर में देता है, उसके पश्चात वो खबर अगले दिन अखबार का हिस्सा बनती है। वो न्यूज़ कैसे बनाई जाती है वो प्रतियोगिता भी बच्चों ने यहाँ पर की। वाद विवाद प्रतियोगिता भी बच्चों ने आप सभी को मेरा स्नेह नमस्कार। कुछ ऐसा था क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा था, लेकिन फिर भी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके बहुत सारी प्रतियोगिताओं के अंदर हिस्सा लिया। तो इस कड़ी में जो बच्चों ने बेहतरीन किया, मैं उन बच्चों को बारी बारी से मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो बच्चे सुहानी और खुशी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि ये दोनों बच्चे आएँ। पतन के लिए जाकी बाजी लगा दी, पतन के लिए जाकी बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को। पथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था, निर्दोषों के खून से सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। 12 साल के भगत की आंखें जलियांवाला बाग देखकर भर आई, आज़ादी ही दुल्हन है मेरी तब कसम ये उसने खाई। बात पते की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी, वीरों ने हथियार गिराए तब शुरू हुई अंग्रेजों की मनमानी थी। अहिंसा के नारे पर काश बापू तुम शर्मिंदा होते, हिंसा के बदले जो हिंसा होती तो लाला लाजपत राय आज भी जिंदा होते। मातृभूमि को सब कुछ देकर अपनी धुन में ऐंठा था, चाहता तो सिर झुका सकता था, पर सरफरोशी की तमन्ना वो दिल में लेकर बैठा था। जेल में अधिकार न मिलने पर
क्रांति वहाँ भी जारी थी और भगत सिंह को जेल में लाकर अंग्रेजों ने भूल कर दी भारी थी। भूख हड़ताल की लहर उठी तो चढ़ा अंग्रेजों का पारा था। दिल्ली से लाहौर तक फिर गूंजा इंकलाब का नारा था। भूखे प्यासे सब सहते रहे और रंग दे बसंती चोला गाया था। ना जाने रब ने कौन सी मिट्टी से ऐसा वीर सपूत बनाया था। कैसा ये जमाना आया जो आज उन वीरों को ही भूल गया। आज़ादी के लिए जो भगत फांसी पर था झूल गया। नशे ने घेरा उन गलियारों को जिनमें कभी भगत सिंह घूमा था। आत्मा छलनी होती होगी उनकी ये सोच सोच कर कि क्या इस आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूमा था। दूषित ना हो ये धरती जिसकी कीमत बड़ी चुकाई है। आखिर क्यों हमारे कर्मों ने गर्दन वीरों की झुकाई है। जिस फलसफे की कायल है दुनिया उसकी भी यही कहानी है। इस आज़ादी को मत बर्बाद करो जिसके लिए भी वीरों ने कुर्बानी है। थैंक यू। को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो। आप सभी को एक जंगल की कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप लोगों ने जंगल तो देखे ही होंगे, चिड़िया और बकरी हैं। चलो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घना ही जंगल था। उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उनमें हाथी और बकरी भी रहते थे। हाथी और बकरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह जहाँ भी जाते साथ साथ जाते थे। वह खाना भी साथ साथ खाते थे। परंतु एक दिन वह घूमते घूमते दूसरे घने जंगल में जा पहुँचे। वहाँ वह ठहरते हैं। बकरी हाथी को बोलती है, हाथी मेरे दोस्त मेरी मदद करो, हाथी मेरे दोस्त मेरी मदद करो। तभी हाथी बोलता है, अरे बोलो मेरी दोस्त तुम्हारी क्या मदद करनी है। तब भी बकरी बोलती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ पत्ते दोगे। हाथी बोलता है, हाँ मेरे दोस्त मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ पत्ते जरूर दूंगा। वह थोड़ा आगे और चलते हैं और एक पेड़ को झुका देता है हाथी। बकरी पत्तों को मजे ले लेकर खाने लगती है। बकरी का पेट भर जाता है। वह थोड़ा आगे और चल पड़ते हैं। आगे चलते उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे। उनमें से एक फल का पेड़ भी था और वो फल थे बेर। हाथी बोलता है, अरे चलो इन फलों को भी तोड़ तोड़ कर खाते हैं। हाथी पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है और फल टूट टूट कर नीचे गिर पड़ते हैं। बकरी बेरों को इकट्ठा करने लगती है। इतनी देर में चिड़िया का घोंसला तालाब में गिर जाता है। उस चिड़िया के घोंसले में छोटे छोटे चिड़िया के नन्हे बच्चे थे। बकरी से देखा नहीं गया और वह तालाब में कूद पड़ी। बकरी बच्चों को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ी, परंतु बकरी को तैरना नहीं आता था। वह हाथी को आवाज देने लगती है, हाथी मेरे दोस्त मेरी मदद करो, हाथी मेरे दोस्त मेरी मदद करो। हाथी सुन लेता है उसकी बात और तालाब में वह भी कूद पड़ता है। हाथी बकरी और चिड़िया के बच्चों को बचा लेता है। इतनी देर में वहाँ चिड़िया पहुँच जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। चिड़िया उनसे डरकर फिर से चली जाती है, लेकिन वह थोड़ी देर में फिर से वापस आती है और उनके धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे जंगल में सैर करके आते और हाथी और बकरी को बताते कि किस पेड़ पर फल लगे हैं। वह तीनों वहाँ जाते और फलों को तोड़ तोड़ कर खाते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए एवं अपनी मित्रता को निभाना चाहिए। धन्यवाद। And my dear friends, a very good morning to all of you. My name is Arpita and I am a student of Arogi Model Senior Secondary School, Young. Today I am here to tell you all a very captivating story that truly touched my heart.
Once in a poor village, there was an old tailor. He was the only tailor in the village and sewed clothes at good prices. One day, a resident of the village came to him and said, "You have a lot of money. Why don't you help the poor?" The village butcher do not even have half of what you have, but still he gives free meat to the poor daily without taking money from them. The tailor replied, "God knows human intentions, and he is the only one who has the right to hold us accountable for our money." The man was very angry. He left the tailor in annoyance and spread rumors among the villagers that the tailor was a stingy person who loved money and refused to help the poor. Days passed. The tailor fell ill, but no one from the village visited him. He died alone without anyone asking about him. After a month of the tailor's death, the butcher stopped sending free meat to the poor. When the villagers asked him why, he told them that the meat he was distributing was not from his personal money. The village tailor gave a large amount of money to him every month to distribute meat among poor. So after the tailor's death, there is no free meat anymore. The moral of this story is, do not interfere in other people's affairs. Everyone has the right to do whatever they want as long as they do not harm you. Thank you. अतिथिगण एवं अध्यापकगण, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मेरा नाम अंशुल है और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, सोशल मीडिया। हम आज सोशल मीडिया पर वाद विवाद करेंगे। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि चीज़ों ने हमारे संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह एक ऐसा मंच है जहां हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इस प्रकार बहस भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बहस सकारात्मक है? सोशल मीडिया पर बहस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है, चाहे वह कोई सामाजिक मुद्दा हो या राजनीति। व्यक्ति अपनी राय रख सकता है और दूसरों के विचारों को भी समझ सकता है। इस तरह से यह लोकतंत्र की सशक्त अभिव्यक्ति बनता है। साथ ही सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों से हमें न सिर्फ नए विचारों का सामना होता है, बल्कि हम कई बार ऐसी जानकारियां भी प्राप्त करते हैं जो हमें आमतौर पर मीडिया या किताबों से नहीं मिलती। यह मंच समाज में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का एक अच्छा साधन बन सकता है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। सबसे पहले बात यह है कि सोशल मीडिया पर बहस अक्सर हिंसा और अपमान में बदल जाती है। जब लोग अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो यह बहस नफरत और व्यक्तिगत हमलों पर चली जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में दरारें पड़ जाती हैं और रिश्तों में कड़वाहट आती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फैली हुई फेक न्यूज़ और गलत जानकारी भी बहस को भ्रामक और अनावश्यक बना देती है। लोग बिना तथ्यों की जांच किए किसी मुद्दे पर बहस करने लगते हैं, जिससे समाज में भ्रम और अफवाहें फैलती हैं। मेरे इस भाषण का निष्कर्ष यह है कि सोशल मीडिया पर बहस का उद्देश्य किसी को अपमानित करना या विवाद खड़ा करना नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य हो सकता है समाधान की दिशा में आगे बढ़ना और सभी को समान रूप से सुनना। हमें यह समझना होगा कि यह प्लेटफॉर्म एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसे अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बहस करने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बहस तो नहीं कर रहे, या यह समस्या का समाधान निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। समाज में सकारात्मकता लाने के लिए हमें जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए और दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उस दोषी को।
जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी का जो होता इसमें रूप नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। उन वीरों को गद्दारी का अगर एहसास जरा होता, पुलवामा में एक भी सैनिक नालाचार मरा होता। पुलवामा में एक भी सैनिक नालाचार मरा होता। कौन है जयचंद अपने देश में, कब एहसास तुम्हें होगा। कौन है जयचंद अपने देश में, कब एहसास तुम्हें होगा। ये देश खत्म हो जाएगा क्या तब आभास तुम्हें होगा। ये देश खत्म हो जाएगा क्या तब आभास तुम्हें होगा। क्या बस गरीब माँ बापों ने रक्षा का बीड़ा उठाया है। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। जो शहीद के घर पे लिखते हो महसूस करो उस खतर को। अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को। अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। जब देश में मातम बस रहा है तुम वफा निभाने जाते हो। क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। आजाद सिंह आजाद नहीं आजादी का दम भरता है। आजाद सिंह आजाद नहीं आजादी का दम भरता है। ये बेबस दिल रो पड़ता जब देश का बेटा मरता है। ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो। रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो। धन्यवाद। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम की ओर 4 दिन सितम की ओर 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम की ओर 4 दिन सितम की ओर 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गन को चूमक। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूमक। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। वतन वालों वतन ना बेच देना। वतन वालों वतन ना बेच देना। ये धरती है गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते। शहीदों के कफन ना बेच देना। थैंक मैं कक्षा 7 के छात्र हूँ। आपको एक नाटक दिखाना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको नाटक पसंद आएगा। एक बार की बात है जब माइकल और डायर अपने कमरे में बैठे थे तब उनके एक दूत ने आकर खबर दी कि महाराज जलियांवाला बाग में एक भारी सभा इकट्ठे होने जा रही है। तो माइकल और डायर का गुस्सा आपसे से बाहर हो गया और उन्होंने
आदेश दे दिया कि जाओ और अपने सैनिकों को लेकर जाओ और उन्हें गोली से छलनी कर दो। तब उनके दूत ने कहा कि लेकिन सर वो तो ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया, उसके भी तो गोलियां भी नहीं चला सकते। तुम इसकी चिंता मत करो और जाओ, मैं खुद बात कर लूंगा। तब जलियांवाला बाग से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, एक, वो भी अंग्रेज सैनिकों से घिरा हुआ था। तब लोगों पे गोलियों की बरसात शुरू हुई। कुछ लोग कुएं में गिरकर मर गए, कुछ लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विधायक की सेना ने उन्हें चढ़ने नहीं दिया। और जल्दी देखते देखते वो जमीन भी पूरी की पूरी खून से लथपथ हो गई और उस जगह को बंद करवा दिया गया। तब भगत सिंह को ये बात पता चली, तब वो स्कूल से सीधा घर न जाकर जलियांवाला बाग की तरफ गए और वहां से चोरी छुपे मिट्टी उठा लाए। तब तक वो धीरे धीरे बड़े हुए और काले विरोधी कानून का अंतिम फैसला होने वाला था, लेकिन तभी भगत सिंह और उनके साथियों ने वहां पर बम फेंक दिया, जिससे कि वो अंतिम फैसला वहीं क्या वहीं रह गया। और जब तक उनको फांसी नहीं दी गई तब तक उन्होंने वो मिट्टी अपनी जेब में रखी। थैंक यू। को जनसंख्या वृद्धि एक समस्या के बारे में बताना चाहती हूँ। भारत में प्राचीन काल से ही अधिक जनसंख्या रही है, लेकिन समय समय पर युद्ध, प्राकृतिक व महामारियों के कारण वृद्धि के साथ जनसंख्या में भी कमी होती रही है। वर्तमान समय में भी भारत की जनसंख्या अधिक है। जिन देशों में या जिन परिवारों में सीमित आबादी होती है वे अधिक सुखी होते हैं। छोटे परिवारों में पालन पोषण, शिक्षा आदि का प्रबंध सरलता से हो सकता है। अंत छोटा परिवार सुखी परिवार है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस तुझे क्यों, तेरे लिए सोदरत से फीका न पड़े कभी रंग से निकल के फूल खिले। हम सबको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसे किस ओर धकेलते हैं। हमें कुएं की तरह नहीं, हंस की तरह बनना है, क्योंकि कुआं तो अच्छाई में भी गंदगी निकाल लेता है, लेकिन हंस तो गंदगी में भी मोती चुग लेता है। ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो मोबाइल का किस प्रकार और कितना यूज करते हैं। जैसा कि सिक्के के नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू होते हैं, वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मोबाइल के सकारात्मक कम और नकारात्मक ध्यान से सुने। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, पथ पर बिखरे कर काटे हम चुन दूर हटाते हैं। आए कितनी भी बादियां हम कभी नहीं घबराते हैं, धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों के महल बनाते हैं। खुशियाँ बांटते दुनिया को हम हंसते और हंसाते हैं, सारे जगह से सबसे अच्छे हम बातें कर लेते हैं। जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियाँ साथ लाती है बेटी, ईश्वर का आशीर्वाद है बेटी, सुबह की पहली सौगात है बेटी, तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की पहली पुकार है बेटी, त्याग और समर्पण है बेटी, नए रिश्ते बनाती है बेटी, जिस घर चाहे उजाला लाती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी। बेटी की कीमत उनसे पूछो जिसके पास नहीं है बेटी। जय। अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। मैं जयश्री कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी को महिला शिक्षा पर कुछ बताना चाहती हूँ। महिलाएं इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह महत्व नहीं दिया जा रहा है जिसकी वह हकदार है। इस आधुनिक युग में बदलते समय में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गई है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। दोनों को शिक्षा की बराबर ही आवश्यकता होती है, लेकिन इस आधुनिक युग में आज भी कई जगहों पर स्त्रियों को तुच्छ समझा जाता है और
उन्हें शिक्षा के लायक नहीं समझा जाता। महिला शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? महिला की शिक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं की शिक्षा अपने परिवार व समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को उन्नति की राह पर ले जाएगी। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां शिक्षा का अधिक प्रसार करती हैं। महिलाओं के शिक्षित होने से उनके साथ हो रहे कई अत्याचार समाप्त हो जाते हैं। वह बिना डरे अपने अत्याचार के प्रति आवाज उठा सकती हैं। शिक्षा से महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं। महिला शिक्षा के विरुद्ध विचार। समाज में कई लोग आज भी महिला शिक्षा के विरोधी हैं। वे आज भी सोचते हैं कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि घर पर रहकर बच्चों को पालने के लिए ही होती हैं। उनका मतलब है कि महिलाओं के शिक्षित होने से इस समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका कहना है कि यही महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगी और गलत रास्ते पर जाएंगी। महिला शिक्षा के लाभ। महिलाओं के शिक्षित होने से इस देश व समाज का विकास होता है। शिक्षित महिलाएं इस समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, जिससे वह अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन कर सकती हैं। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकती हैं और अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकती हैं। महिलाओं की शिक्षा से दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां समाप्त हो जाएंगी और भ्रूण हत्या भी कम हो जाएगी। देश के विकास के साथ साथ महिलाओं का भी काफी विकास हुआ है। वे भी पुरुषों के समान आत्मनिर्भर बन गई हैं। उन्होंने हर जगहों पर पुरुषों को भी टक्कर दे दी है। इस देश के विकास में महिलाओं ने भी पुरुषों के बराबर ही अपना योगदान दिया है। शिक्षा से महिलाओं का स्तर काफी बढ़ गया है। धन्यवाद। अनुशासन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को सफल नहीं हो सकते। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हमें लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए? क्यों नहीं? शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हमने शिक्षा ग्रहण नहीं की होगी तो हमें ये नहीं पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वे लड़कियों की पढ़ाई पर वाद विवाद करते हैं। हमें उन्हें समझाना होगा कि पढ़ाई बहुत जरूरी होती है समाज के लिए। नहीं, जब से लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है तब से लड़कियों की किडनैपिंग के बड़े चोचले हो रहे हैं। क्या पता ट्यूशन के बहाने कहाँ जाती हो? अरे नहीं, लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। जैसे किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो अगर वो बालिका शिक्षित रहेगी तो वो अपना पेट खुद भी भर सकती है। अगर कोई काम करेगी तो बच्चे की परवरिश भी अच्छे से कर सकेगी और अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएगी। जैसे कि आप कल्पना चावला को ही देख लो, वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। बचपन में वो भी तो एक बालिका ही थी, उसने भी तो शिक्षा ग्रहण की थी, तभी तो अंतरिक्ष यात्री बनी। इसलिए मेरी आपसे यह विनती है कि आप लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा ग्रहण करवाएं। धन्यवाद। 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, समय की कीमत। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत नालायक था। वो कोई काम नहीं करता था, बस गांव में इधर से इधर घुमा करता था। एक दिन उसने अपने बेटे को सबक सिखाने की सोची और कहा कि जाओ, अलमारी में से घड़ी रखी है, वो बाजार में ले जाओ और उसकी कीमत पूछो। वो बाजार में गया तो उसने कुछ लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। तो कुछ लोगों ने कहा 500, कुछ ने कहा 800 और कुछ ने बराबर कीमत बताई। सभी ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। वो लड़का घर वापस आया और कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से अलग अलग बताई। किसी ने 500, किसी ने 800, किसी ने 1000। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम इस घड़ी को अलमारी में रख दो और जाओ। अगले दिन फिर से उस आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ, अलमारी में से उस घड़ी को उठा लाओ और समय की कीमत बाजार में पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आया था कि उसके पिताजी क्या कहना चाहते हैं, तो दुखी मन से फिर से बाजार गया और सभी लोगों से इस घड़ी की कीमत पूछी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगते हैं। तो वो लास्ट में एक बूढ़े व्यक्ति की दुकान पर जाता है। बूढ़ा व्यक्ति समय निकाल कर उसके पास आता है। तो उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी से फिर वही पूछा, बेटा, जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी समय की 1 सेकंड भी
पीछे नहीं कर सकते, इसलिए समय का सदुपयोग करो। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किस चीज में गुजारते हो, ये तुम्हारे हाथ में होता है। एक अमीर व्यक्ति के पास और गरीब व्यक्ति के पास बराबर समय यानी 24 घंटे ही होते हैं। ये तुम्हारे हाथ में है कि उन 24 घंटों में तुम क्या करते हो। शिक्षा, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। गौरव गाथा। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। देखो ये है खड़े तिलक जी, साहस की चट्टान से, वीर लाजपत राय है जो लड़ सकते तूफान से। दादा भाई नौरोजी ने हर मुश्किल आसान की, जड़े हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की। जीवन देकर रक्षा कर दी भारत माँ की लाज की, जन जन के मन में बजती शहनाई इनकी शान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रं ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुलकुसुमित धूमधर शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज आपके समक्ष एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम भगत सिंह है, उनके जीवन की गाथा सुनाना चाहती हूँ। शुरू हुआ सन 57 में आजादी का नया अफसाना था। 1907 में जन्म लिया एक बालक ने, जिसे आगे चलकर शहीद आजम कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, मुख सूरज से भी प्यारा था। तेज झलकता था मुखमंडल पर, भारत माँ का राज दुलारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा, देश प्रेम ही सहारा था। दिलो दिमाग पर रहता सदा ही इंकलाब का नारा था। लहू उतरा था आंखों में और खून का हर कतरा ही खोला था। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर फायर फायर बोला था। जान हथेली पर लेकर आजादी का अफसाना गुनगुनाया था। अदालत में धमाका पथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था। निर्दोषों के खून से सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। 12 साल के भगत की आंखें जलियांवाला बाग देखकर भर आई। आजादी ही दुल्हन है मेरी, तब कसम ये उसने खाई। बात पते की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी। वीरों ने हथियार गिराए, तब शुरू हुई अंग्रेजों की मनमानी थी। अहिंसा के नारे पर काश बापू तुम शर्मिंदा होते। हिंसा के बदले जो हिंसा होती तो लाला लाजपत राय आज भी जिंदा होते। मातृभूमि को सब कुछ देकर अपनी धुन में ऐंठा था। चाहता तो सिर झुका सकता था, पर सरफरोशी की तमन्ना वो दिल में लेकर बैठा था। जेल में अधिकार न मिलने पर क्रांति वहाँ भी जारी थी, और भगत सिंह को जेल में लाकर अंग्रेजों ने भूल कर दी भारी थी। भूख हड़ताल की लहर उठी तो चढ़ा अंग्रेजों का पारा था। दिल्ली से लाहौर तक फिर गूंजा इंकलाब का नारा था। भूखे प्यासे सब सहते रहे और रंग दे बसंती चोला गाया था। ना जाने रब ने कौन सी मिट्टी से ऐसा वीर सपूत बनाया था। कैसा ये जमाना आया जो आज उन वीरों को ही भूल गया। आज़ादी के लिए जो भगत फांसी पर था झूल गया। नशे ने घेरा उन गलियारों को जिनमें कभी भगत सिंह घूमा था। आत्मा छलनी होती होगी उनकी ये सोच सोच कर कि क्या इस आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूमा था। दूषित ना हो ये धरती जिसकी कीमत बड़ी चुकाई है। आखिर क्यों हमारे कर्मों ने गर्दन वीरों की झुकाई है। जिस फलसफे की कायल है दुनिया उसकी भी यही कहानी है। इस आज़ादी को मत बर्बाद करो जिसके लिए भी वीरों ने कुर्बानी है। थैंक यू।
मैं आपको बेटी के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कहने को वरदान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी, कपड़ा पैसा दान समझकर कर दी जाती दान है बेटी, खूब ठहाके लाता बेटा, बुझती सी मुस्कान है बेटी, लेना देना दो बापों का हो जाती कुर्बान है बेटी, पूछ नहीं है घर में लेकिन घर की इज्जत मान है बेटी, सास कहे है गैर की जाई, माँ के घर मेहमान है बेटी। थैंक यू। सोनिया, मैं 10वीं कक्षा की छात्री हूँ। मैं आज आपको एक राग सुनाना चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी जैसा धन को न्या, दुनिया ने बदलेंगी या बेटी, सुखा रह चमन को न्या, दुनिया ने बदलेंगी या बेटी, सुखा रह चमन को न्या। छोटे छोटे मिर्गा जैसे नैन से मेरे, रेशमी से काले काले बाल से मेरे, पतले पतले होठ कोमल गाल से मेरे, ना मरवाओ बेटी ने सवाल से मेरे, ना मरवाओ बेटी ने सवाल से मेरे, न्यू बेटी मरवाओगे तो पाप मानस है, पैदा कर दो मात पिता मेरे राम का मानस है, झांसी की रानी की दरिया नाम का मानस है, 3 रंग का झंडा प्यारा वो फहराना है, 3 रंग का झंडा प्यारा वो फहराना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी जैसा धन को न्या, दुनिया ने बदल गया बेटी, सुखा रह चमन को न्या, दुनिया ने बदलेंगी या बेटी, सुखा रह चमन को न्या। एसएमसी के सदस्य, शिक्षकगण, पेरेंट्स और बच्चों, आज जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, पिछले 1 सप्ताह से हर रोज कुछ ना कुछ इसके अंदर कोई ना कोई इवेंट की जा रही थी, लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट और छोटे छोटे से बच्चे मंच पर आ रहे हैं और इतनी फ्रीक्वेंटली बोल रहे हैं। इन सभी इवेंट्स का करने का यही उद्देश्य है कि आप लोगों का जो टैलेंट है वो बाहर आ सके। तो बच्चों, इस स्टेज पर आना, इस मंच पर आना, इस पर बोलना बहुत बड़ी बात है। आज मैं उस बच्ची को सुनकर ही हैरान था। मैंने कभी नहीं इसको बोलते देखा, कभी भी, और बहुत बार इसको बुलाने की कोशिश करी। अगर ये ऑफिस में कहीं मेरे को किसी काम चाहिए तो इससे 10 बार क्वेश्चन पूछता था कि कम से कम ये बोल ले कुछ, लेकिन आज पहली बार इसको बोलते हुए देखा और इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही थी ये बच्ची। अगर आंखें बंद कर लें हम लोग और इसकी बातों को सुने तो लगता ही ना कि ये बच्ची कोई बोल रही है, इतना कॉन्फिडेंस। बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और विनोद सर का भी कि आपने इस तरीके से इस प्रोग्राम को इतना अच्छा इंटरेस्टेड बनाया। 1 हफ्ते से आप लोग लगे हो इस काम में। चावला जी का भी धन्यवाद है कि भाई इन सब ने इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से किया। नहीं तो ये प्रोग्राम एक दिन में फॉर्मेलिटी की तरीके से भी हो सकता था, लेकिन फॉर्मेलिटी ना करके हम लोगों ने एक छोटे से प्रोग्राम को भी 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जो एक्चुअल होना चाहिए था उस प्रोग्राम को उस तरीके से किया। गाना तो ये बच्चा चला जाएगा, लेकिन स्कूल के अंदर अगर इस तरीके की प्रतियोगिताएं होती रहेंगी तो हमारे पास में एक नहीं अनेक बच्चे होंगे। फिर हमें उनमें कंपटीशन कराना पड़ेगा कि किस बच्चे को आगे बढ़े। हमारे पास ऑप्शंस होंगी, समझ रहे हो? तो आप लोग इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। आप लोगों ने देखा है, आपके पेरेंट्स बैठे हैं, उनको पता है कि हमारे पास एक क्रिकेट की टीम पहले, अगर हम लोग 20 साल या 15 साल पहले, 10 साल पहले देखें तो हमारे पास टीम के अंदर प्लेयर नहीं थे। एक प्लेयर अगर बदलना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाती थी कि भाई इसकी रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगी, इसकी रिप्लेसमेंट कहाँ से मिलेगी।
एक बॉलर को चोट लग गई तो फिर बॉलर कहाँ से आए। और आज पता ही नहीं चलता कौन सी टीम खेलेगी, एक गया 10 पैदा हो रहे हैं। हाँ, आज एक विकेट कीपर नहीं है तो दूसरा और तैयार है, उससे भी आगे ले तेज हो रहा है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि भाई हमारे स्कूल में भी इसी तरीके से होना चाहिए कि आज अगर कोई प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें पता ही नहीं कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। एक छोटी सी प्रतियोगिता में भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो हम लोगों ने ये अपने स्कूल लेवल पे प्रोग्राम किया, शायद ही इस लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रोग्राम हो पाए। हम लोगों ने जो हमें पैसा मिला हमने उसी से आप लोगों को सबको अच्छे से इस चीज के लिए सर्टिफिकेट भी देने की कोशिश की है, आपको एक ट्रॉफी भी देने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों का इसी तरीके से उत्साह बढ़ता है। और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और हमारे पास ये 3, 4, 5 बच्चे भी बैठे हैं जो कि हमारे स्कूल के लिए बहुत होनहार बच्चे हैं। और स्कूल में जब भी कभी सफाई का अगर काम हो तो इन लोगों को अगर कह दें तो ये बड़े ही चाव से उस काम को करते हैं। तो इनके लिए भी एक बार क्लैपिंग वर्धन मास के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारे विद्यालय के अंदर ये मास नहीं बल्कि वर्ष भर पठन वर्धन कार्यक्रम चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के साथ साथ बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब मैं उन बच्चों को भी पारितोषिक करवाना चाहूँगा जिन बच्चों ने बहुत बेहतरीन किया। छात्रा कुमारी जानवी को, जिसको 6 से 8 आयु वर्ग कक्षा वर्ग के अंदर सबसे बेहतरीन गायक के रूप में चुना गया। बच्चे आए और सभी से इस बच्ची को एक सर्टिफिकेट और एक प्रशस्ति
चेयर खाली अगर वहाँ कोई कंफर्टेबली बैठ सकता है तो। यो हाथ भी आपका क्या नाम है? साक्षी। आपका नाम? न्यू कहते बन रही है स्कूल के रोज के साथ बढ़ाना बढ़ना नहीं हो, सारा से साफ सुथरा भी होना चाहिए। क्या साफ सुथरा कर देता साफ सुथरा होना चाहिए और यूं थोड़ी ना गंद कटा के उसमें तुम रंगोली बना दो। हाँ ये इनको तो लगा कहाँ कलर? अच्छा ये बीच में करना नहीं कुछ है? येलो कलर होता है। ठीक। ये क्या बनाइए बेटे? हेल्प भी कर सकता हूँ।